स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है सिक्किम के वहाँ पे तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट का एक टनल है जो कि कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर में है। वहाँ पे टॉक्सिक गैस का रिलीज होने की वजह से कुछ वर्कर्स का डेथ हुआ है। कुछ ऐसे भी वर्कर हैं जो वहाँ पे ट्रैप सिचुएशन के अंदर में हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन है वो चलाया गया। हमारी यूपीएससी एग्ज़ाम के रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इस टॉक्सिक गैस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जिसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से वर्कर्स का जो डेथ है वो हुआ है। तो बेसिकली आप देखिए कि इस रिपोर्ट के अंदर में मेंशन किया गया है कि जो मीथेन गैस है उसका यहाँ पे रिलीज हुआ है। और मीथेन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं वो एक टॉक्सिक गैस है, वो नहीं है। नॉन टॉक्सिक गैस के रूप से ये मीथेन है वो एग्जिस्ट किया करता है। बट आप देखिए कि कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ऑक्सीजन का जो अवेलेबिलिटी है वो नॉर्मल सिचुएशन के अकॉर्डिंग में नहीं है। कोई टनल का एरिया है या कोई ऐसा आइसोलेटेड प्लेसेज है जो डीप डाउन द अर्थ के अंदर में है, तो वहाँ पे जब भी मीथेन का रिलीज होगा तो ऑक्सीजन को ये जो मीथेन है वो डिस्प्लेस करता है। ऑक्सीजन का वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से ऑक्सीजन का जो अवेलेबिलिटी है वो ऑलरेडी कम है और भी वहाँ पे रिड्यूस होगा। इसकी वजह से आप देखिए कि वर्कर्स का जो डेथ है वो आपको उस एरिया में देखने के लिए मिला करता है। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे मीथेन का जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। मीथेन बेसिकली एक कलरलेस, ओडरलेस एंड जो फ्लेमेबल गैस है वो हुआ करती है। और मीथेन के अंदर में जो कंपोनेंट हैं वो नेचुरल गैस के यहाँ पे हुआ करते हैं। क्या स्टूडेंट्स, जो मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस हुआ करती है क्या? आप देखिए कि ग्रीन हाउस गैस का इसके अंदर में पोटेंशियल है, ग्रीन हाउस गैस का इसके अंदर में पोटेंशियल है। ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर में भी ये कंट्रीब्यूट किया करती है कि 30% के आसपास जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इंक्रीज हुआ है उसमें मीथेन का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली आप देखिए कि इस तरीके से ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो आपको इसके सोर्सेज के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि कहाँ से ये जो लार्जर वे के अंदर में रिलीज हुआ करती है। अब देखिए कि एग्रीकल्चर का जो एरिया है उससे भी इसका रिलीज आपको देखने के लिए मिलेगा। 2019 का प्रीलिम्स का पेपर था जिसमें यूपीएससी ने इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा था। कुछ सोर्सेज वहाँ पे बता दिए थे, क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो इस गैस के रिलीज के रिगार्डिंग में हैं। तो यूपीएससी आपसे इस तरीके से सवाल है वो पूछा करता है। अब देखिए कि जो सॉलिड वेस्ट का जो लैंडफिल साइट्स हुआ करती हैं जहाँ पे अर्बन एरिया का जो वेस्ट का डिपोजिशन हुआ करता है, तो जो सॉलिड वेस्ट का जो साइट्स हैं वो भी इसके सोर्स हैं वो हुआ करते हैं। सॉलिड वेस्ट का जो लैंडफिल साइट्स हैं वो भी इसके सोर्स हुआ करते हैं। सेकंड आप देखिए कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो भी इसके सोर्स होते हैं। वेस्टलैंड का जो एरिया है, वेस्टलैंड है, वेटलैंड का एरिया है, इवन ऑयल एंड गैस का जो यहाँ पे जो फील्ड्स हुआ करती हैं, रिफाइनरी फील्ड्स, वो भी इसके यहाँ पे सोर्स होते हैं मीथेन गैस के रिलीज की। और आप देखिए कि इसके अलावा टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो भी इसके सोर्स के रूप से काम करता है। तो ये मीथेन एमिशन के सोर्सेज के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन है। तो आपको हमारी कंट्री के कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमारी कंट्री का कैपेसिटी किस तरीके से है इस सेक्टर के अंदर में, क्या हमारा जो नेशन है वो वर्ल्ड के अंदर में फर्स्ट कंट्री के रूप से इस्टेब्लिश है क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर में। तो आप देखिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो सेक्टर है उसके अंदर में चाइना का डोमिनेशन है, डेनमार्क नाम का जो कंट्री है उसका भी इसमें काफ़ी अच्छा उनका प्रेजेंस है कुछ कंट्रीज़ का। इंडिया का अगर हम यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया को 5th लार्जेस्ट कैपेसिटी के रूप से मेंशन किया गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर में हमारा इतना कैपेसिटी है कि हम यहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जनरेशन कर सकते हैं। प्रेजेंट हमारा जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो कितना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक के सेक्टर में, 42 गीगावाट है। 42 गीगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक से यहाँ पे कर सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पता है क्या कंट्री के कहाँ कहाँ पे वो सिचुएटेड हैं? अब देखिए कि महाराष्ट्र के वहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम है कोनिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 1960s के समय में बना था इंडिपेंडेंस के बाद में। तो कोनिया जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र के वहाँ पे है
उत्तराखंड की रिगार्डिंग में एक प्रोजेक्ट के बारे में आप काफ़ी बार रीड करते होंगे। टिहरी का जो प्रोजेक्ट है जो कि उत्तराखंड के वहाँ पे सिचुएटेड है। उत्तराखंड के अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सुबानसिरी का जो एरिया है, सुबानसिरी जो कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे वो सिचुएटेड है। तो इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट और उनके एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी आपसे मैच द कॉलम के अंदर में कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपसे मेंस के पेपर के अंदर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे कोट कर सको और स्टेट को भी ऐसे कॉलम के अंदर में बता सको, जिससे कि आपको मोर मार्क्स हैं, किसी भी नॉर्मल मार्क्स से मोर कुछ नंबर हैं वो वहाँ पे आप फैच कर सको। तो ये स्टूडेंट्स हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है और जो हमारे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। फिर आप देखिए कि आपको यहाँ पे तीस्ता रिवर के बारे में मेंशन है, क्योंकि ये जो तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसी रिवर के ऊपर में कंस्ट्रक्ट है वो किया जाना था। तो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, क्या यूपीएससी ने कभी इस रिवर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है? तो 2017 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें तीस्ता से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि जब हम ब्रह्मपुत्रा रिवर को जब उसके सोर्स के बारे में रीड करते हैं तो क्या जो यहाँ पे तीस्ता रिवर का भी जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर का ही पार्ट है क्या, और उसके अदर एरिया के अंदर में वो फ्लो करती है? एक साइड के अंदर में आप देखिए कि ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो करेगा, अदर में तीस्ता। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है वो नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि तीस्ता का जो ओरिजिन है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिक्किम के वहाँ पे हुआ करता है, जिसमें सो लहेमो नाम का जो लेक है, सो लेहामो लेहामो ये जो लेक है। अब आप देखिए कि हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, इसको आप एक बार ज़रूर से देख लेना। ये जो लेक एरिया है कुछ ग्लेशियर भी वहाँ पे सिचुएटेड हैं जहाँ से ये जो रिवर है ओरिजिनेट करती है। और स्टूडेंट्स उसके बाद में ये जो रिवर है सिक्किम के थ्रू फ्लो करते हुए हमारा जो वेस्ट बंगाल का एरिया है वहाँ पे ये फ्लो करेगा। तो हमारी कौन कौन से स्टेट्स में ये फ्लो करती है? सिक्किम और वेस्ट बंगाल, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। और उसके बाद में आप देखिए कि ब्रह्मपुत्रा को चली जाती है, ब्रह्मपुत्रा को ये बांग्लादेश को चली जाती है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ में ये मर्ज है वो किया करती है। तो ये उस जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 17 के पेपर में, तो एक स्टेटमेंट ये भी था कि ये जो बे ऑफ बंगाल के अंदर में मर्ज होती है और उस जो बांग्लादेश के साथ में हमारा बॉर्डर है उसको ये क्रिएट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी वहाँ पे इनकरेक्ट था। एक स्टेटमेंट इसका जो ट्राइब्यूटरी है उसके बारे में मेंशन था। तो आप देखिए कि रंजीत नाम का एक ट्राइब्यूटरी हुआ करता है, रंजीत है, जिसको कि रंजीत या रंगीत के नाम से भी इस तरीके से भी जाना करते हैं। तो ये जो रिवर है इसका ट्राइब्यूटरी है वो होता है। तो तीस्ता रिवर के बारे में है। फिर आप देखिए कि सिक्किम के बारे में मेंशन है, तो सिक्किम का कुछ बेसिक्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी रिसेंटली यूपीएससी ने प्रीलिम्स पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि हमारे यहाँ पे एक स्टेट है जो मोर 2 कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करता है इस तरीके से। तो आप देखिए कि जो सिक्किम जो है, सिक्किम यहाँ पे 3 कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। 3 कौन कौन से कंट्री? एक तो भूटान के साथ में इनका बॉर्डर शेयर होता है, एक तो स्टूडेंट्स भूटान के साथ में। सेकंड इनका जो बॉर्डर शेयर होता है जो तिब्बत का एरिया है जो चाइना के अभी कंट्रोल में है, तिब्बत का जो ऑटोनोमस एरिया है वहाँ पे शेयर होता है। और नेपाल के साथ में इनका बॉर्डर है वो शेयर हुआ करता है। इसके अलावा हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इसका जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल के साथ में ओनली स्टेट है जिसके साथ में शेयर होता है। तो क्या स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में कोई और भी अदर स्टेट है क्या ऐसा जिसका बॉर्डर सिर्फ एक ही स्टेट के साथ में शेयर होता हो? तो स्टूडेंट जो मेघालय है, मेघालय जो है उसका बॉर्डर है आसाम के साथ में शेयर होता है। आसाम ओनली इंडियन स्टेट है जिसके साथ में उसका बॉर्डर शेयर होता है। क्या मेघालय का इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर होता है क्या? इंटरनेशनल बॉर्डर डेट मीन्स कि बांग्लादेश के साथ में भी अपना बॉर्डर ये शेयर करता है क्या उस एरिया के अंदर में? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। नेक्स्ट हमने तीस्ता के बारे में देखा, सिक्किम के बारे में रीड किया। सिक्किम हिमालयाज, आप जब हिमालयाज को रीड करोगे तो अलग अलग हिमालयाज होते हैं। कुछ हिमालयाज को सिक्किम हिमालय बोलते हैं, कुछ को आप देखिए कि हिमाचल हिमालय है वो बोला करते हैं। तो इस तरीके कश्मीर हिमालय भी उसका एक सेग्रीगेशन है वो हुआ करता है।
तो आपको इस तरीके से जो 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 सेग्रीगेशन है उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सा रिवर है उसके बिटवीन में ये इस तरीके से जो सेग्रीगेटेड जो हिमालय का पार्ट है वो सिचुएटेड है, वहाँ पे कौन सा जो हाईएस्ट पीक है। जैसे कि आप देखिए कि सिक्किम के अंदर तो आपको कंचनजंगा है वो हाईएस्ट पीक मिलेगा, जो कि यूनेस्को का जो मिक्स कैटेगरी है उसमें भी इंडिया की तरफ से उसको डेजिग्नेट है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें सिक्किम इंडिया में इंक्लूड कैसे हुआ है, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप से इंक्लूड किया गया था। पहले तो आप देखिए कि हमारा प्रोटेक्टरेट स्टेट है ये हुआ करता था, वहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी का रूल था, वहाँ के लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, इंडियन जो डिफेंस फोर्स वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं चोग्याल डायनेस्टी का जो एम्पायर है उसको। बाद में इसको एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप से इंक्लूड कर दिया गया 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और उस दौरान में आप देखिए कि जो आर्टिकल 2A है 10th शेड्यूल है जो प्रेजेंट समय में एंटी डिफेक्शन का है ना 10th शेड्यूल, तो उसके पहले भी 10th शेड्यूल आ चुका था। बट फिर वहाँ के लोगों का डिमांड हुआ कि हमको फुल फ्लेज वे के अंदर में इंडिया से इंक्लूड होना है, तो उस समय फिर आप देखिए कि इन दोनों को नलो एंड वॉइड किया गया और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को इंक्लूड है वो कर दिया गया। और स्टूडेंट सिक्किम को एक पावर भी दे दिया गया, आर्टिकल 371 को जब आप रीड करोगे कुछ कुछ स्टेट्स को कुछ वहाँ पे स्पेसिफिक पावर हैं, स्पेसिफिक प्रोविजन है। तो आर्टिकल 371 का जो F क्लोज है वो सिक्किम के बारे में है, जो मेंशन करता है कि लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो जो पर्सन इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा वो सिक्किम से ही बिलोंग करना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिक्किम। टोकजी गैस जो मीथेन है उसके प्रॉपर्टी, हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर का जो कैपेसिटी है, कुछ प्रोजेक्ट है, उन सब के बारे में हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में जो हमारा जो स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा है, अल्टीमेट प्रोटेस्ट का एम यही है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो रिजाइन करे, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे फिक्स किया जाए। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आप देखिए कि धरना है वो ऑर्गेनाइज किया था, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके आसपास एरिया में उन्होंने जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उनके लीडर्स ने ये धरना वहाँ पे दिया, फिर उनको डिटेन किया गया, उन सब के बारे में मेंशन है। ये हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, काफ़ी दिनों से हम आप देखिए कि यहाँ पे पीसफुल असेंबली के बारे में रीड कर रहे हैं कि पीसफुल असेंबली है वो होना चाहिए। पीसफुल असेंबली का आर्टिकल 19 में आप रीड भी करते हो, आर्टिकल 19 में आप रीड करते हो, बट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी आपको पता होना चाहिए कि हम इसको यहाँ पे रफ करेंगे स्टूडेंट्स, इसको रफ करेंगे। आप अगर नोट डाउन करो तो रफली वे में वैसे नोट डाउन किया कीजिए, अगर आपको ये आता भी है तो भी एक रफ पेपर लेके बैठा कीजिए, और रफली वे में आप जितना भी यहाँ पे रफली बिना मन के जैसा भी लिख सको लिखने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका बार बार रिवाइज हो सके। और ये आपको इसी वजह से कह रहे हैं कि आप इसको देखते होगे, ये जो क्लास है उसको जिस तरीके से भी आप देखते हो तो रफली वे में ज़रूर से कोशिश करना। तो आप देखिएगा आर्टिकल 19 में आपको पावर तो मिला है यहाँ पे पीसफुल असेंबली का, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया उसका किसी तरीके से हार्म नहीं होना चाहिए, और पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर जो भी वहाँ पे इशू किया गया सिचुएशन के अकॉर्डिंग में उसका भी हार्म है वो, उसको भी वायलेट है वो नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कहाँ पे है, जंतर मंतर के एरिया के अंदर में है। जंतर मंतर में एक जंतर मंतर है, रामलीला मैदान का जो एरिया है बिहार के अंदर में, आप देखिए कि काफ़ी फेमस जगह है। गांधी मैदान का जो एरिया है जहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने कभी जो संपूर्ण क्रांति है इस तरीके से मूवमेंट को स्टार्ट किया था, और जब संपूर्ण क्रांति जब दिल्ली तक पहुँचता है तो उसके बाद में उन्होंने जो रामधारी सिंह दिनकर का एक पोएम वो कोट करते हैं उस मीटिंग के अंदर में कि सिंहासन खाली करो जनता आती होगी। और उसके बाद में आप देखिए कि इमरजेंसी है उसको इम्पोज है वो कर दिया गया था, जो हमारे यहाँ पे एक इमरजेंसी काफ़ी दिनों तक एग्जिस्ट करता है। तो वो तो इमरजेंसी के बारे में हुआ। संपूर्ण क्रांति एंड हमने जो प्रोटेस्ट प्लेसेज हैं उनके बारे में देखा। दिल्ली में ये जो एरिया है जंतर मंतर का एरिया, जंतर मंतर। अभी जंतर मंतर है क्या, जंतर मंतर बेसिकली आप देखिए कि हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो इनिशियल पार्ट है या जो मेडिवल हिस्ट्री का जो लेटर पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उस दौरान के अंदर में जयपुर के एक रूलर हुआ करते थे महाराजा स्वाई जयसिंह सेकंड नाम से ये रूलर हैं। उन्होंने आप देखिए कि यहाँ पे कुछ एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी हैं उनको सेटअप किया था। कंट्री में 5 ऑब्जर्वेटरी उन्होंने सेटअप किए थे,
उनको एस्ट्रोनॉमी के अंदर में इंटरेस्ट होगा। आप देखिए जब भी कोई रूलर के समय में कुछ भी कंस्ट्रक्शन हुआ है और जिस कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा वहाँ पे ध्यान दिया गया है वो शो करता है कि रूलर का उसके अंदर में इंटरेस्ट है वो ज़रूर से रहा होगा। तो जो सवाई जयसिंह नाम से जो रूलर होते थे उनको एस्ट्रोनॉमी के अंदर में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेटरी हैं उनको सेटअप किया कंट्री में 5 प्लेस के ऊपर में। एक तो दिल्ली है, दिल्ली के अलावा आप देखिए कि जो 4 कौन कौन से अदर यहाँ पे प्लेस हैं। एक उज्जैन के अंदर में है, उज्जैन कौन सा रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है, शिप्रा रिवर के बैंक के ऊपर में। उज्जैन के अलावा आप कौन सा है, उज्जैन के अलावा आप देखिए कि मथुरा है, मथुरा का जो एरिया है जो कि बेसिकली स्पिरिचुअल वे के अंदर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। फिर वाराणसी है, वाराणसी स्पिरिचुअल वे में भी है, क्राफ्ट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और जयपुर है, और जयपुर है। तो 5 प्लेसेज हुए, दिल्ली हुआ, उज्जैन है, मथुरा है, वाराणसी है और जयपुर है, जहाँ पे जंतर मंतर को इस्टेब्लिश किया गया। अब ये तो हमने यहाँ पे जंतर मंतर के बारे में देखा। फिर आपको क्या और पता होना चाहिए, आपको ये जानकारी ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया है। अब उन्होंने प्रोटेस्ट को क्यों स्टार्ट किया है, उन्होंने, आप देखिए कि इंडिया और यूएस का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमारा और यूएस का हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स को रेज किया है। उनके कंसर्न क्या है, कंसर्न ये हैं कि जब ट्रेड का जो डील होगा इंडिया और यूएस का, तो यूएस के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनको कम यहाँ पे जो टैरिफ है वो अप्लाई होगा और वो इंडिया के अंदर में डंप होंगे, हमारा डोमेस्टिक सेक्टर को इम्पैक्ट करेंगे। बट स्टूडेंट्स आप देखिए कि समय समय पे हमारी गवर्नमेंट ने जब भी हम किसी के साथ में जो ट्रेड डील साइन होता है, जैसे न्यूजीलैंड के साथ में होता है, या किसी न्यूजीलैंड जहाँ पे डेयरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ का मेन इंडस्ट्री है डेयरी का जो सेक्टर है, तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इन सेंसिटिव एरियाज़ को उसके अंदर में इंक्लूड नहीं करता है कि डेयरी और एग्रीकल्चर को हम वहाँ पे इंक्लूड करें, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक लार्जर पॉपुलेशन इसके अंदर में इंगेज है और उनके अगर सेंटीमेंट को हर्ट करेंगे तो ओवरऑल आप देखिए कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर इन द डेट कंट्री के अंदर में उसको इम्पैक्ट है वो हो सकता है। तो ये उनके इश्यूज के बारे में था, गवर्नमेंट के स्टैंड के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहा है कि आप इंगेज कीजिए, लोगों के साथ में कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि डायलॉग ही आप देखिए कि वो प्लेटफॉर्म है जिससे पब्लिक के साथ जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं उनको कम्युनिकेट किया जा सकता है, कोई भी मिसट्रस्ट है उसको वहाँ पे रिड्यूस है वो किया जा सकता है। और ये तो अब बेसिक न्यूज़ हुआ। फिर पार्लियामेंट के सेशन के बारे में है। सेकेंड डे पार्लियामेंट का सेशन जो है वो भी फंक्शनिंग सिचुएशन में नहीं था, कंटिन्यूस। वहाँ पे भी आप देखिए कि जो एडजर्नमेंट है वो देखने के लिए मिला है। काफ़ी बार आपने एक टर्म रीड किया होगा, अगर आप कभी पार्लियामेंट के सेशंस आपने देखे होंगे, जब भी आप देखिए कि एडजर्न होता है हाउस, तो वहाँ पे टाइम लिखा होता है कि हाउस फिर से रीमीट करेगा 10 मिनट के बाद में, लंच के बाद में, या 2 आवर के बाद में, इवनिंग में 5 PM के आसपास वो मीट करेगा। तो जब भी आप देखिए कि जो स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है, स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि इस समय में 2 दिन के बाद में फ्राइडे को जैसे एडजर्न होगा, तो वहाँ पे मीनिंग होता है कि जो मंडे को मिलेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ पे ऑफ हुआ करता है। तो आप देखिए मंडे को वो फिर से मीट हम वो करेंगे। तो इस तरीके से जब टाइमिंग जब लिखा होता है तो इसको बोला करते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, जिसमें टाइमिंग है वो ना बताया जाए। हाउस का जब एंडिंग होता है कोई भी सेशन का, उस समय एडजर्नमेंट साइन डाई किया जाता है, किसके द्वारा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ही द्वारा। तो ये हमने हाउस का जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में देखा। फिर आप देखिए कि एक यूएस के एक पर्सन है जो कि अक्यूज्ड हैं टेरर कॉन्स्पिरेंसी के केस के अंदर में। उन्होंने बेसिकली यहाँ पे पेटिशन फाइल किया है एनआईए कोर्ट के अंदर में। उन्होंने अपना एक जो प्ली है वो फाइल किया है और उन्होंने कहा है कि डाइट के रिगार्डिंग में, खाने के रिगार्डिंग में उनको कुछ स्पेशल ट्रीट है वो किया जाए, उनका जो इंटरेस्ट है उस तरीके से उनको खाना है वो सर्व किया जाए। अब बेसिक क्वेश्चन तो यहाँ पे रेज क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन रेज ये होता है, क्या किसी भी पर्सन को जेल के अंदर में रखा गया है तो क्या वो पर्सन कुछ राइट्स को यहाँ पे डिमांड कर सकता है क्या? यस स्टूडेंट्स, राइट्स को डिमांड किया जा सकता है। कोई भी पर्सन जेल के अंदर में है, चाहे वो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो या किसी ग्रुप का यहाँ पे जेल के अंदर में वो गए हों, कॉन्स्टिट्यूशनल और या ह्यूमन पर्सपेक्टिव से जो राइट्स हैं उनको यहाँ पे मिले हैं। आप देखिए कि उनका लिबर्टी को तो क्रिटेल किया जाता है कि लिबर्टी उनको नहीं है, फ्री मूवमेंट वो नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से टेरर के जब किसी पर्सन पे चार्ज हो तो उनका तो आप देखिए कि फ्री मूवमेंट है, जेल के आउटसाइड में आना पॉसिबल नहीं है।
तो लिबर्टी का तो कर्टेलमेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, बट अगर बेसिक डिग्निटी को हम देखें कि लोयर के साथ में उनको कम्युनिकेट करना हो, लोयर को उनको अवेलेबल करवाना हो, कम्युनिकेट करने का जो राइट है, उनको इवन बुक भी प्रोवाइड की जाती हैं कि वो रीडिंग वहाँ पे करें। आप देखिए कि पनिशमेंट का अल्टीमेट पर्पज़ क्या है। ये जो पनिशमेंट है उसका अल्टीमेट पर्पज़ यही होता है कि जो पर्सन उस जब इनसाइड द बार के अंदर में रहे, वो जेल के अंदर में रहे, तो उसमें रिफॉर्म है वो हो सके, रिफॉर्म हो सके। बट समय समय पे हमारे जो प्रिजन हैं वो ऐसे मिलते हैं कि वहाँ पे नेक्सस है, क्रिमिनल जो पर्सन है उनका एक नेक्सस ऑपरेट करता है। काफ़ी सारी ऐसी गैंग्स हैं जो भी ऑपरेट किया करती हैं प्रिजन के एरिया से। प्रिजन के बारे में मेंशन है, हमने यहाँ पे कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स और जो डिग्निटी का जो राइट्स है उनके बारे में देखा। तो ये जो राइट्स हैं किस एक्ट के अंदर में मेंशन है, 1894 इंडिपेंडेंस से पहले 1894 का एक प्रिजन एक्ट है, उस एक्ट के अंदर में भी इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, प्रिजन एज ए सब्जेक्ट है वो किस लिस्ट में आता है, क्या यूनियन लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो आप देखिए कि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, स्टेट लिस्ट के डोमेन में आया करता है प्रिजन एज ए सब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट आप देखिए कि जो डिमांड किया गया है पिटीशन में, वो डिमांड ये है कि टू मच उनका आप देखिए कि यूएस का जो डाइटरी जो थिंग्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो प्रोटीन बेस जो फूड का उन्होंने डिमांड किया है कि प्रोटीन बेस उनको फूड है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि जो यूएस स्टाइल ऑफ डाइट है उनका भी उसको अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो। तो कुछ दिनों पहले भी हमने डाइट के रिगार्डिंग में न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से रीड किया था, क्या हमारे कंट्री के अंदर में प्रोटीन रिच जो डाइट है उसका कमी है क्या। आप देखिए कि कुछ कुछ रिपोर्ट बताते हैं कि हमारे यहाँ पे जितना प्रोटीन का जो डिमांड होना चाहिए, जो एक ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर होता है, उस तरीके से नहीं है। टू मच कार्बो है, क्या आपको फैट मिलेगा, कार्बो और फैट है उसका यहाँ पे है। और वो आप ऑब्जर्व करोगे जब हमारे यहाँ पे किसी भी कॉमन सिविलियन पर्सन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उससे भी आप ऑब्जर्व है वो कर सकते हो। इस तरीके से टू मच इनका जो कंज्यूम है वो करना, प्रोटीन रिच जो डाइट है वो कम हुआ करती है। नेक्स्ट आप देखिए कि ये इस तरीके का डाइट के अलावा आप देखिए कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी काफ़ी कम है। कल हम फुटपाथ के रिगार्डिंग में जो एडिटोरियल रीड किए थे उसमें हमने देखा था कि कैसे जो लोग हैं उनका फिजिकल मूवमेंट काफ़ी कम है। और मूवमेंट काफ़ी कम इस वजह से भी है क्योंकि आप देखिए कि फुटपाथ उस तरीके से नहीं है, वॉकिंग स्पेस उस तरीके से नहीं है, जो कि डेवलप करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम रीड और एक टॉपिक एक पॉइंट ये भी था कि अगर प्रोटीन रिच डाइट को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, हमारे यहाँ पे कुछ 5% के आसपास ये प्रोटीन का इंक्रीज हो जाए, तो कुछ जो डिजीज़ हुआ करती हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनको रिड्यूस करने में भी ये सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगा। रोड एक्सीडेंट्स के बारे में है नेक्स्ट जो न्यूज़ है, क्वेश्चन आपसे हो सकता है। ब्रेसिलिया कन्वेंशन में हमने आप देखे कि डेट कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भी लिए थे कि हम रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस हैं वो करेंगे। अब रोड एक्सीडेंट्स का नंबर है वो इंक्रीज हुआ है 1.77, पहले 1.73 हुआ करता था, पर 2024 का जो रिपोर्ट है वो ये बताता है कि 1.77 लाख के आसपास जो पर्सन हैं, 1,77,000 के आसपास जो लोग हैं, उनका कैजुअलिटी होता है ईयरली बेसिस के ऊपर में 24 में हुआ है। तो ये क्या शो करता है कि हमारे यहाँ पे जो रोड के जो आप देखिए कि जो लॉज हैं उनका प्रॉपर फॉलो ना किया जाना, ओवर स्पीड भी यहाँ पे रीजन होता है, रोड का जो क्वालिटी है वो भी एक रीजन होता है। काफ़ी कुछ रीजन्स है जो रोल ह्यूमन बीइंग ने, जो पर्सन ड्राइवर है उसने कितना नींद लिया था। कभी कभी नींद का भी एक प्रॉब्लम आपको मिलेगा कि उन्होंने प्रॉपर रेस्ट है वो नहीं किया है, कंटिन्यूस वो ड्राइविंग सिचुएशन में है। तो स्टूडेंट्स ये रोड एक्सीडेंट के नंबर्स बताए गए। तो मिनिस्ट्री अब यहाँ पे क्या करेगा, मिनिस्ट्री ने आप देखिए कि एक बोर्ड यहाँ पे सेटअप किया है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड को सेटअप किया। कैसा बोर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या, स्टैच्यूटरी है। स्टैच्यूटरी होगा तो कोई लॉ के थ्रू इसको सेटअप किया होगा। तो हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका एक सेक्शन है 215B, तो उस सेक्शन के थ्रू इसको सेटअप किया गया। अब क्या ये पहली बार हमारे यहाँ पे ऐसा कोई बोर्ड सेटअप हुआ है क्या, पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कोशिश किया गया था एक बोर्ड को सेटअप करने का, बट आप देखिए कि जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस नहीं हुए हैं। अब बोर्ड का अल्टीमेट काम क्या होगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये रोड सेफ्टी के जो मैटर्स हैं उसमें एडवाइस करेगा।
एडवाइस के रिगार्डिंग में भी कंसर्न है कि रेगुलेशन तो ये लेके नहीं आएगा, एडवाइस यहाँ पे करेगा, तो कोई रेगुलेटरी बॉडी को सेटअप किया जाए, ऐसा भी जो एक्सपर्ट पर्सन है रोड सेफ्टी के मैटर्स को जो डील करते हैं उन्होंने ये इसके ऐसे कंसर्न्स को रेज किया है। अब आप देखिए कि ये तो हमने बोर्ड के बारे में देखा, स्टैट्यूटरी बोर्ड है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, पहले का कुछ कमेटीज़ हैं वो रिपोर्ट्स हैं उनको पता होना चाहिए। रोड सेफ्टी को जब भी हम देखते हैं, एक तो सुंदर कमेटी होती है, कौन सा कमेटी है स्टूडेंट, सुंदर कमेटी है 2007 का। सुंदर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि बोर्ड हमारे यहाँ पे सेटअप हो कंट्री में। अब बोर्ड के वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया 2010 में जब गवर्नमेंट था, उस समय जो गवर्नमेंट होता होगा, उन्होंने आप देखिए कि नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो बोर्ड है वो लेके आए थे। बाद में एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे PIL के थ्रू, तो उस केस का नाम है S राजा शेखरन, उस केस का नाम है। तो उस केस के अंदर में भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया देयर शुड बी वन बोर्ड कि वो यहाँ पे रोड सेफ्टी का एडवाइस कर सके। तो ये बेसिकली बोर्ड के बारे में है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट आप देखिए कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, डिसीजन ये लिया गया है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जो वहाँ पे आयुष्मान एक स्कीम लेके आया गया है मुख्यमंत्री का CM के डोमेन के अंदर में, और अल्टीमेट ये है कि जो जो राजस्थान से रिलेटेड जो पर्सन है किसी अदर स्टेट के अंदर में भी आप देखिए कि जो हेल्थ का फैसिलिटीज़ लेते हैं तो उनको भी वहाँ पे जो बेनिफिट जो मिलेगा उसको आप देखिए कि पोर्टेबल है वो करवा दिया जाएगा, कि पोर्टेबिलिटी रहेगा यहाँ पे जो बेनिफिट्स उनको मिलना है। और आयुष्मान भारत योजना के थ्रू तो ऑलरेडी यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट है वो मिला करता है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का डोमेन में जो हेल्थ फैसिलिटीज आती हैं उनकी पोर्टेबिलिटी के बारे में है। पोर्टेबिलिटी क्यों किया गया होगा, एक तो आप देखिए कि माइग्रेंट पर्सन भी हमारे यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी काफ़ी लोग माइग्रेट करते हैं, उसको ये बेनिफिट करेगा। काफ़ी बार जिस स्टेट के एरिया से जो पर्सन है वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी नहीं है तो नियर बाई स्टेट एरिया को चले जाते हैं, तो वहाँ पे इस केस के अंदर में भी ये जो प्रॉफिट है, जो रिलीफ है वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इलेक्शन पेटिशन है उसके बारे में है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जब राज्यसभा के इलेक्शन थे तो एक जो पर्सन है जो राज्यसभा के नॉमिनेट है वो किए थे, तो उनके पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया गया था, किसके द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। क्यों रिजेक्ट किया गया था कि इन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मेंशन नहीं किया गया। बट इनको एक केस के अंदर में सम्मन किया गया था, इनको चार्ज भी नहीं किया गया था, इनको एक केस में सम्मन किया गया था, तो उस केस का ये इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं मेंशन किए, इसी बेसिस पे इनका रिजेक्ट हुआ है। बट आप देखिए कि जो जो हमारे रूल्स हैं वो मेंशन क्या करते हैं, रूल्स ये मेंशन करते हैं कि पर्सन किसी केस के अंदर में अगर वो चार्ज है, कोई केस उसके ऊपर में पेंडिंग है या किसी केस में वो कन्विक्टेड है, तो उसका यहाँ पे अपना जानकारी दे, क्रिमिनल जो उसके जो प्रोसेस रहा है उसका जानकारी यहाँ पे दे। अब इन्होंने इलेक्शन पेटिशन के थ्रू अप्रोच किया है, इलेक्शन पेटिशन के थ्रू जो पर्सन है हाई कोर्ट के वहाँ पे अप्रोच है वो किया करते हैं, जिस भी स्टेट से वो डोमेन से वो बिलोंग करता है। नेक्स्ट आपको क्या जानकारी होना चाहिए, नेक्स्ट आपको जानकारी ये होना चाहिए क्या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कोई भी पर्सन। सुप्रीम कोर्ट में तो आप देखिए कि कोई इलेक्शन प्रोसेस अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है तो जा सकता है। इलेक्शन का जो पेटिशन है अगर प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आ चुका है तो इलेक्शन पेटिशन जो है वो हाई कोर्ट के थ्रू ही आप देखिए कि जाएगा, फिर अपील प्रोसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हीट के बारे में है, सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स है वहाँ का हीट का कैसा इम्पैक्ट होता है, एक स्टडी को कैरी आउट किया जाएगा। तो हीट को आप देखिए कि इवेल्युएट करने का कोशिश किया जाएगा कि कैसे वो इम्पैक्ट करता है, हेल्थ को भी कैसे इम्पैक्ट करता है। हमारे यहाँ पे जो लेबर एक्टिविटी का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो पर्सन लेबर एक्टिविटी में इंगेज होते हैं कैसे वो सन को आप देखिए कि डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, स्पेशली समर के वो जो मंथ हैं उस दौरान के अंदर में। और ये ओवरऑल किसी भी पर्सन का जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है उसको इम्पैक्ट कैसे करता है, अगर 1 डिग्री भी यहाँ पे टेम्परेचर राइज करता है तो कैसे वो इम्पैक्ट करेगा। और स्टेट्स हैं वो क्या डायरेक्शन ले सकते हैं, कैसे हेल्थ जो टेम्परेचर इम्पैक्ट जो हीट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको करें, कैसे यहाँ पे जो इस तरीके से फ्रेमवर्क्स को एग्जिस्टेंस में लाएं जिससे कि जो बेटर क्वालिटी का जो यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन भी है, जो यहाँ पे जो लेबर वर्कर्स हैं उनको जो बेटर स्लीप हैं वो भी प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि आप देखिए कि कूलिंग का इम्पोर्टेंस है, समय के साथ में टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे ओवर द काउंटर का है। बेसिकली ओवर द काउंटर का एक प्रोसेस होता है क्रिप्टो के अंदर में, लार्जली वे में ट्रेडिंग प्रोसेस में आपको मिलेगा
कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से यहाँ पे ट्रेड करे। तो एक कंप्लेंट फाइल हुआ है सदर्न जो अंडमान का एरिया है वहाँ पे, कि किसी पर्सन ने यहाँ पे जो आप देखिए कि मिसलीड किया है, फ्रॉड किया है, और 35 मिलियन के आसपास का जो डिजिटल जो वर्चुअल करेंसी होता है क्रिप्टो के अंदर में, उसका यहाँ पे स्कैम हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट है वो करेगा। आप देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का वो एक्ट है जिसके थ्रू ईडी को एम्पावर करता है ये एक्ट, कोई भी एक्शंस है वो लेने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग है उसको यहाँ पे डील करने के लिए। नेक्स्ट किसके बारे में है, एसआईआर के बारे में है, कि एसआईआर का जो डाटा है वो नॉन इलेक्शन पर्पज़ के लिए नहीं यूज होना चाहिए, कि जो इलेक्शन पर्पज़ के लिए इसको यूज किया जाए बट नॉन इलेक्शन पर्पज़ से इसको यूज है वो ना किया जाए। तो ये डाटा प्रोसेस के बारे में मेंशन करता है एसआईआर का ये जो डाटा है यहाँ पे, कि अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस हैं उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि डेट जो पेटिशन फाइल हुआ था जिसमें कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था। और एक लीगल पैराडॉक्स है उसको भी ये शो करता है सिटीजनशिप और इलेक्टोरल रोल के बारे में, कि कोई भी पर्सन रोल के अंदर में अगर उसका प्रेजेंस है तो ये नहीं है कि वो पर्सन यहाँ पे जो सिटीजन होना ज़रूरी है रोल के अंदर में अगर उसका पार्ट करता है तो। बट आप देखिए कि जो सभी सिटीजन हैं वो यहाँ पे इलेक्टोरल रोल का पार्ट नहीं है, क्योंकि जब एसआईआर का ड्राइव हुआ तो कुछ स्टेट्स के वहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में जो पर्सन्स हैं उनके नेम इंक्लूड नहीं हुए थे, क्योंकि अपना जो आइडेंटिटी है वो उसको वो इस्टेब्लिश है वो नहीं कर पाए थे। तो उसी उसी जो केस है उसी सिचुएशन को यहाँ पे बताया गया कि नॉन इलेक्टोरल प्रोसेस से जो गवर्नमेंट स्कीम के जो बेनिफिशरी हैं उनका यहाँ पे नेग्लिजेंस है वो नहीं होना चाहिए, सर उन लोगों को बेसिक फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है स्टूडेंट्स इसको अभी हम लेटर फेज में रीड करेंगे। अभी आप देखिए इस आर्टिकल को हम देखते हैं। ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो रिलीज करता है। इसमें लिटिल बिट डिले हुआ था इसके रिलीज के अंदर में। अब इसके एक डाटा को बताया गया कि ओवरऑल जब हम हायर एजुकेशन के अंदर में एनरोलमेंट के बारे में देखते हैं तो वो इंक्रीज हुआ है, चाहे वो जिसमें हायर एजुकेशन में कौन कौन से सेक्टर आएंगे, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी कोई पर्सन करता है तो। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के नंबर्स में बताया गया कि उसमें कुछ परसेंटेज का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है हमारे, और स्पेसिफिक कुछ स्टेट्स का मेंशन है। तो ये एक नंबर है जो आपको पता होना चाहिए कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर में जो एनरोलमेंट है उसका यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो डेट जो रेजिग्नेशन है उसके बारे में है कि जो हमारे यहाँ पे कुछ 13 जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बताई गई हैं जिसमें विलफुल वे के अंदर में कोई भी पर्सन है विल बेसिस के ऊपर में रिजाइन है वो कर सकता है। एक जो पर्सन है जो कंटिन्यूस रिजाइन करने के बाद में भी उनका जो नेम है वो एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, तो उसी के बारे में कहा गया कि जो 13 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिसमें आप देखिए कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ पे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं वो भी इसका पार्ट हैं। कि विलफुल में करेंगे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कि जो जिस अथॉरिटी को उन्होंने रेजिग्नेशन लिखा है वो उसको एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर में वो डिपेंड करें। तो उसी के बारे में मेंशन है कि यहाँ पे जो पर्सन है अगर उन्होंने रिजाइन किया है तो उनके नेम का रिमूवल होना चाहिए। क्यों उनका नेम का रिमूवल यहाँ पे नहीं हुआ उसका इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। ये वो जज हैं जिनके घर से आप देखिए कि कुछ करेंसी नोट्स हैं वो मिले थे, और उसके बाद में जो लार्जर पब्लिक डिबेट है जो सोशल मीडिया पे मिला था, इनके रिमूवल के रिगार्डिंग में जो मोशन है उसको भी प्रपोज है वो किया गया था। फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया है, कुछ मंथ पहले इन्होंने रिजाइन किया है, उसी के बारे में ये मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कल हम इसको न्यूज़पेपर में रीड कर चुके हैं। एक नया जो इंडस्ट्री है वो हमारे कोर सेक्टर के अंदर में इंक्लूड हुआ है। अब 9 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे कोर सेक्टर का यहाँ पे पार्ट हैं। और यूएन के जो क्लाइमेट चीफ हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है इंडिया के जो यहाँ पे ट्रांजिशन के जो चैलेंजेज हैं उसके बारे में, जिसमें आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जिस तरीके से जो डीकार्बन करने का जो कोशिश है, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कोशिश है, उन सभी को यहाँ पे प्रेज करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रांजिशन चैलेंज है उनको इंडिया का कोशिश है कि क्लीन एनर्जी के थ्रू उनको डील है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, एफटीए के बारे में है, और आज का एक एडिटोरियल जो है वो इंडिया और जो यूनाइटेड किंगडम के बिटवीन में जो एफटीए हुआ है उसको भी वो मेंशन करता है कि कैसे वो दोनों पार्टीज हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन है उसको ये क्रिएट करता है। तो एफटीए के अंदर में ये बताया गया कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें अनसर्टिनिटी है, और ये ग्लोबल ऑर्डर का जो अनसर्टिनिटी है वो डिले क्रिएट किया है कुछ एफटीएज के नेगोशिएशन के अंदर में। हमारा कंट्री आप देखिए कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो नेशन हैं उस ग्रुप के साथ में भी हम एक एफटीए को साइन करने वाले हैं।
बट इस जो अनसर्टिनिटी वॉर सिचुएशन की वजह से उसको इम्पैक्ट हुआ है। और इंडिया और यूके के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट्स ये बताए गए हैं, एक तो 2035 का हमने विज़न यहाँ पे अडोप्ट किया है। 2035 का हमारा विज़न है कि कैसे दोनों कंट्री हैं वो एक अपना कोऑपरेशन है उसको बूस्ट करेंगे। 100 बिलियन का हमने टारगेट रखा है कि 100 बिलियन का जो यूएस डॉलर का जो ट्रेड है उसको कैरी आउट करेंगे 2030 तक। और कैसे आप देखिए कि हमारे प्रोडक्ट हैं वो यूके के मार्केट में जा सकेंगे, वहाँ के प्रोडक्ट इंडिया में आ सकेंगे, और जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है उसका भी ये बेसिकली बेनिफिट है वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि जो लेबनान के जो लीडर हैं, लेबनान के लीडर कहाँ पे गए हैं, वो गए हैं बेसिकली यूएस के वहाँ पे। अब लीडर के द्वारा वहाँ पे यूएस के लीडर ने उनके साथ में डिस्कशन ये किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी मिसट्रस्ट है, मिसट्रीटेड किया गया है इस कंट्री को, उसको रिमूव करने का ज़रूरत है। और कंटिन्यूस पिछले कुछ ईयर्स से आप देखिए कि इसको हिट है वो किया गया है। तो यहाँ पे लेबनान के बारे में है। हजीबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए उसका भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। और कुछ दिनों पहले आप देखिए कि हमने लेबनान के बारे में रीड करते हुए कहा था कि ऐसे जो कंट्री हुआ करते हैं जहाँ पे एथनिक बेसिस के ऊपर में, कि अलग अलग एथनिसिटी हैं जिनका प्रेजेंस है, और उसी के बेसिस के ऊपर में पॉलिटिकल पावर है उसको बेसिकली पॉलिटिकल पावर को डिवाइड कर दिया जाए कि इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करने वाला पर्सन प्रेसिडेंट बनेगा, इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करने वाला पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ऐसा जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो लेबनान में एग्जिस्ट करता है। फिर आप देखिए कि जापान के बारे में है, रसिया और चाइना के द्वारा जिस तरीके से जो एक नेवल एक्सरसाइज किया गया है, जापान ने अपने एक आइलैंड के वहाँ पे जो सेफ्टी कंसर्न है उनको रेज किया है कि ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है उनके उस आइसोलेटेड आइलैंड के वहाँ पे एक जो डिस्ट्रॉयर्स हैं जिनको वहाँ पे चाइना ने डिप्लॉय किया है, जो जो फायर किया गया है ड्रिल्स वहाँ पे उस एरिया में, तो पैसिफिक ओशियन में जो जापान का रिमोट आइलैंड है उसमें उनका जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको ये इम्पैक्ट करता है। फिर यूएन का आप देखिए कि फाओ के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो नंबर ऑफ पर्सन है जिनको बेसिक अंडर न्यूरिशमेंट का सिचुएशन होता है, क्वालिटी फूड नहीं मिलता है, तो कॉन्टिनेंट बेसिस के ऊपर में जो अफ्रीका है, अफ्रीका यहाँ पे लार्जर कंट्री इमर्ज हुआ है जहाँ पे ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जहाँ पे अंडर न्यूरिशमेंट है, जो हंगर का जो सिचुएशन है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो फ्रांस के बारे में है कि अंडर 15 जो पर्सन है, जो चिल्ड्रन है, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको बैन किया गया। तो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बना है। उससे पहले आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी डिसीजंस वो लिए गए थे। यूके के जो नए पॉलिटिकल लीडर आए हैं उन्होंने आप देखिए कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको यहाँ पे जो अपॉइंट किया है, अलग अलग पोस्ट के ऊपर में अपॉइंट किए गए हैं। कुछ तो पर्सन है वो न्यू है यहाँ पे, कुछ आप देखिए कि पहले की गवर्नमेंट का पार्ट है। तो इस तरीके से मिला जुला जो कैबिनेट है वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया है। ईरान के जो लीडर हैं वो पाकिस्तान के लिए गए हैं। पाकिस्तान आप देखिए कि मीडिएशन का काम किया था, मीडिएशन एंड मैसेंजर का। तो ईरान के लीडर वहाँ पे गए हैं कि कैसे ईरान और यूएस का जो डील है वो एग्जिस्टेंस में आए और जो स्ट्राइक्स हैं उनको कैसे यहाँ पे रोका जा सके। कनाडा के अगेंस्ट में यूएस के द्वारा 50% का जो टैरिफ है वो लगाया गया है। कनाडा के अगेंस्ट में इन्होंने 50% का टैरिफ इम्पोज किया। कनाडा ने कहा है कि वो अपना जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। यूएस का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ये है कि बेसिकली आप देखिए कि अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेटेड वे के अंदर में उन्होंने ट्रेड के थ्रू यूएस प्रोडक्ट्स को डिस्क्रिमिनेट किया था। इस वजह से उन्होंने इस तरीके से कनाडा के अगेंस्ट में जो टैरिफ है वो लगाया है। एक होमवर्क आपको देते हैं, जब भी हम यूएस के बारे में रीड करते हैं तो वहाँ पे कुछ ग्रेट लेक्स हैं, ग्रेट 5 लेक्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। इनमें से आप देखिए कि जो 5 लेक्स हैं जिसमें 4 लेक तो बॉर्डर एरिया के अंदर में है, बट एक लेक ऐसा है जो कम्प्लीटली यूएसए के अंदर में है। ये लेक है वो कौन सा है। नेक्स्ट आप देखिए कि क्यूबा के बारे में है। यूएस ने अक्यूज किया है क्यूबा का जो स्पाई कैंपेन है, जो वहाँ पे लेफ्ट विंग का जो टेररिज्म है जिसको यूएस कंटिन्यूस अपोज है वो करता है, और उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं क्यूबा के अगेंस्ट में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि ब्लैक सी के अंदर में यूक्रेन का एक यहाँ पे पोर्ट एरिया है जिसको कि रेनी पोर्ट के नाम से जानते हैं। कल हम ओडेसा पोर्ट के बारे में देखे थे। अब उसके ऊपर में अटैक हुआ है। वहाँ पे जो प्रोपेन ले जाने वाला एक टैंकर था जिसको इम्पैक्ट हुआ, कुछ सी फेरर्स हैं उनको भी यहाँ पे कैजुअलिटी है वो हुआ है, वाउंड उनको हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि डैम एरिया के अंदर में हमारे यहाँ पे
डैम एरिया के अंदर में एक बर्ड स्पीसीज है वो रहा करता है, जिसको कि वाइट बिल्ड हेरोन के नाम से जाना करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर में इसको प्रोटेक्ट किया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 के अंदर में। और ये रिवर एरिया में रहता है। अब वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट है, तो आप देखिए कि इसमें ये कहा गया कि असेसमेंट के अंदर में ये जो हेरोन है, ये एक रेयर जो एलिसिव काइंड ऑफ आप देखिए कि जो बर्ड स्पीसीज है, इसका असेसमेंट में इंक्लूड नहीं किया गया है। डैम कंस्ट्रक्शन कैसे वहाँ पे इसके कंजर्वेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसी के बेसिस के ऊपर में ये डिस्कशन है। तो आप देखिए कि अब एडिटोरियल को हम देखते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो सिचुएशन है उसको ये बताता है कि 11 जुलाई का जो डे है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है। और उसी दौरान में यहाँ पे यूएन का जो एजेंसी है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ पे आप देखिए कि ओवरऑल जो फैमिली प्लानिंग का जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था उसको हम अचीव किए हैं। उसको अचीव किस तरीके से किया गया है, एक तो आप देखिए कि नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो गाइडलाइंस हैं वो एग्जिस्टेंस में आया, लोगों को अवेयर है वो किया गया। जो अर्ली एज के अंदर में अंडर 18 जो गर्ल्स का जो शादी हुआ करता था, ओवर द ईयर्स आप देखिए कि ये डिक्लाइन हुआ है। जो एजुकेशन भी आप देखिए कि पहुंचने की वजह से, जो जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी रेट है उसमें यहाँ पे डिक्लाइन है वो हुआ है। बट क्या इंडिया के जो यंग पीपल हैं वो फैमिली स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड हैं, या उनको आप देखिए कि मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं वो होने चाहिए यहाँ पे, जो प्रेजेंट समय में 1 या 2 है वो एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे फैक्टर्स को बताया गया है कि कुछ फैक्टर हैं जो रोल प्ले करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से भी ये इम्पैक्ट करता है फैमिली स्ट्रक्चर को। जो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको भी एक फैक्टर बताया गया, जो ओवरऑल फैमिली स्ट्रक्चर का जो इम्पैक्ट है वो किया करता है। और इकोनॉमिक सिचुएशन भी आप देखिए कि प्रेजेंट जो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है, जो 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 हर एक एरिया में आप देखिए कि मनी का जो रिक्वायरमेंट हुआ करता है, तो वो भी यहाँ पे एक रीज़न हो सकता है कि सफिशिएंट अगर मनी है तो यहाँ पे उस फैक्टर को भी कंसिडर करते हुए आप देखिए कि जो पर्सन है वो फैमिली का प्लानिंग करते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर में होमवर्क ज़रूर से बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।